हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। ओइस हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर हो गए थे जो कमीशन ने सिलेबस दिया था उसमें, बट इम्पैक्शन बच गया था माइनर ओरल सर्जरीज के अंदर, मोलर का इम्पैक्शन एंड कैनाइन का इम्पैक्शन। तो आज हम लोग इम्पैक्शन देखेंगे। तो शुरू करते हैं इम्पैक्शन को। इम्पैक्शन या इम्पैक्टेड या अनइरप्टेड या मैलपोस टूथ को हम लोग इम्पैक्शन बोलते हैं। इम्पैक्टेड टूथ दैट हैज़ फेल्ड टू इरप्ट कम्प्लीटली और पार्शियली टू इट्स करेक्ट पोजिशन इन द डेंटल आर्च and its eruption potential has been lost। इम्पैक्टेड टूथ एक ऐसा टूथ है जो कि इरप्ट नहीं हो पा रहा है कम्प्लीटली या पार्शियली अपने सही पोजीशन पे डेंटल आर्च में। ऐसे टूथ को हम लोग इम्पैक्टेड टूथ बोलते हैं। ठीक है, कम्प्लीटली या पार्शियली दोनों इरप्शन जो है नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली इरप्ट नहीं हुआ तो ही इम्पैक्टेड बोलेंगे। अगर पार्शियली इरप्टेड है और पार्शियली अनइरप्टेड है तो भी टूथ इम्पैक्टेड होगा। कॉमनली इम्पैक्टेड टूथ कौन से हैं? मैंडिबुलर थर्ड मोलर सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड होते हैं, फिर मैक्सिलरी थर्ड मोलर और मैक्सिलरी कैनाइन। कॉमनली इम्पैक्टेड टूथ में क्या आता है? सबसे ज्यादा इम्पैक्शन मैंडिबुलर थर्ड मोलर का देखा जाता है, फिर मैक्सिलरी थर्ड मोलर का, फिर मैक्सिलरी कैनाइन का, फिर मैंडिबुलर प्रीमोलर, फिर मैक्सिलरी प्रीमोलर, फिर मैंडिबुलर कैनाइन का, फिर सेंट्रल इंसाइजर एंड लेटरल इंसाइजर का। ये इम्पैक्शन की सीक्वेंस को आप एक बार ध्यान में रख लेना, राइट्स बना लेना। मैंडिबल का थर्ड मोलर, फिर मैक्सिला का थर्ड मोलर, फिर मैक्सिला का कैनाइन है। फिर शुरू कर लो मैंडिबल का प्रीमोलर, मैक्सिला का प्रीमोलर, फिर मैंडिबुलर का कैनाइन, फिर मैक्सिला का सेंट्रल इंसाइजर और फिर लेटरल इंसाइजर। थ्योरीज ऑफ इम्पैक्शन। इम्पैक्शन की 3 थ्योरीज हैं, फाइलोजेनिक, मेंडेलियन एंड ऑर्थोडोंटिक। फाइलोजेनिक थ्योरी कहता है कि नेचर ट्राइज टू एलिमिनेट द डिसयूज्ड ऑर्गन, मोर फंक्शनल मैस्टिकेटरी फोर्स, बेटर द डेवलपमेंट ऑफ जॉ। टिथ पे जितना ज्यादा मैस्टिकेटरी फोर्स जिन टिथ्स पे लगेगा उतना ज्यादा डेवलपमेंट उन एरियाज का होगा जॉ का। फाइलोजेनिक थ्योरी कहता है नेचर ट्राइज टू एलिमिनेट द डिसयूज्ड ऑर्गन, जिसे हम यूज एंड डिसयूज थ्योरी भी कहते हैं कि क्योंकि थर्ड मोलर का यूज सबसे कम है तो नेचर इज ट्राइंग टू एलिमिनेट दैट। ओके। ऑर्थोडोंटिक थ्योरी क्या कहती है? जॉज डेवलप्ड इन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, ग्रोथ ऑफ द जॉ एंड मूवमेंट अकर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो एनीथिंग इंटरफेयरिंग सच मूवमेंट विल काउज एन इम्पैक्शन। जॉ डेवलप होता है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ग्रोथ ऑफ द जॉ एंड मूवमेंट अकर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ग्रोथ जो है वो जॉ की मूवमेंट होती है, ग्रोथ एंड मूवमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में को। तो कोई भी चीज अगर इन दोनों एक्शन को इंटरफेयर करेगी ना तो इम्पैक्शन होगा टूथ का। मेंडेलियन थ्योरी क्या कहती है? हेरिडिटी इज मोस्ट कॉमन काउज हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ स्मॉल जॉस एंड लार्ज टीथ फ्रॉम पेरेंट्स टू सिबलिंग्स। ठीक है, मेंडेलियन जो है वो हेरिडिटरी को बता रही है कि हेरिडिटरी के कारण होता है। ये हुआ हमारा इम्पैक्शन। इम्पैक्शन के कारण क्या क्या है? काउजेस ऑफ इम्पैक्शन। काउज में ऑब्स्ट्रक्शन फॉर इरप्शन, दूसरा लैक ऑफ स्पेस, तीसरा एंकाइलोसिस और जो टूथ का, या फिर नॉन एब्जॉर्बिंग या फिर ओवर रिटेन टूथ हो, नॉन एब्जॉर्बिंग एल्वुलर बोन रिकेट्स के केस में, कंजेनाइटल सिफिलिस के केस में, अनीमिया के केस में एंड माल न्यूट्रिशन के केस में। अब विंटर्स की कुछ क्लासिफिकेशन है मैंडिबुलर थर्ड मोलर के, जैसे मीजियो एंगुलर, डिस्टो एंगुलर, वर्टिकल हॉरिजेंटल, बको एंगुलर, लिंगो एंगुलर एंड इन्वर्टेड। मीजियो एंगुलर में क्या होगा? टिप जो होगा मीजियल साइड टिल्ट होगा। डिस्टो एंगुलर में डिस्टल वर्टिकल में स्ट्रेटली इम्पैक्टेड होगा बिलो द ऑक्लूजल हाइट, और एल्वुलर बोन के अंदर हॉरिजेंटल में हॉरिजेंटली इम्पैक्टेड होगा। बको एंगुलर बकल साइड होगा क्राउन, लिंगो एंगुलर में लिंगवर साइड होगा क्राउन, और इन्वर्टेड में बहुत ही रेयर कंडीशन में सीधे उल्टा, रूट ऊपर और क्राउन नीचे होगा इम्पैक्शन का। अब है पेल एंड ग्रेगरी क्लासिफिकेशन ऑफ मैंडिबल थर्ड मोलर बेस्ड ऑन डेप्थ, एल्वुलर बोन के कितना अंदर है क्राउन। लेवल ई में क्या होता है? हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द टूथ इज ऑन अ लेवल विथ और अबव अक्लूजल लाइन। पेल एंड ग्रेगरी के अकॉर्डिंग क्या होगा? जो लेवल ए इम्पैक्टेड टूथ होगा ना, जैसे ये अक्लूजल लाइन है तो यहाँ पे इम्पैक्टेड टूथ रहेगा अगर, तो ये लेवल ए हुआ पेल एंड ग्रेगरी का। क्या हो रहा है? हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द टूथ इज ऑन अ लेवल विद और अबव अक्लूजल लाइन, अक्लूजल लाइन के लेवल में या उसके ऊपर, ये हुआ लेवल ए। लेवल बी में क्या होगा? हाईएस्ट पोजीशन इज बिलो द अक्लूजल प्लेन बट अबव द सर्वाइकल लेवल ऑफ द सेकेंड मोलर। ठीक है, ये है सेकेंड मोलर का सर्वाइकल लेवल, इसके नीचे रहेगा टूथ,
है ना। हाईएस्ट पोजीशन इज बिलो द अक्लूजल प्लेन बट अबव द सर्वाइकल लेवल ऑफ द सेकंड मोलर। अगर सेकंड मोलर यहाँ तक निकला हुआ है तो टूथ यहाँ पे से इम्पैक्शन होना शुरू होगा, लेकिन ये अक्लूजल लाइन है, इसके अंदर ही रहेगा। पेल एंड ग्रेगरी का लेवल सी क्लासिफिकेशन ऑफ मैंडिबुलर थर्ड मोलर इम्पैक्शन इज हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द टूथ इज बिलो द सर्वाइकल लेवल ऑफ द सेकंड मोलर। ठीक है, सेकंड मोलर का ये सर्वाइकल लेवल है, इसके बिलो होगा इम्पैक्शन, तो पेल एंड ग्रेगरी का क्लास लेवल सी हुआ। अब बेस्ड ऑन स्पेस अवेलेबल डिस्टल टू सेकंड मोलर, स्पेस अवेलेबल डिस्टल टू सेकंड मोलर है, उसके बेसिस पे देखते हैं। ये है ना मीजियो एंगुलर और डिस्टो एंगुलर, मीजियो एंगुलर और डिस्टो एंगुलर, इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम लोग आगे जाकर देखेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन स्पेस अवेलेबल डिस्टल टू सेकंड मोलर, क्लास 1 में क्या होगा, सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द असेंडिंग रेमस एंड द डिस्टल साइड ऑफ द सेकंड मोलर फॉर द इरप्शन ऑफ थर्ड मोलर। क्लास 1 में क्या होगा, जैसे ये सेकंड मोलर है ना, इसके बगल में काफी स्पेस है और ये हमारा है रेमस, तो यहाँ पे काफी स्पेस है जहाँ पे थर्ड मोलर इरप्ट हो सकता है लेकिन नहीं हो रहा, इम्पैक्टेड है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लास 1, सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द असेंडिंग रेमस एंड द डिस्टल साइड ऑफ द सेकंड मोलर। ये सेकंड मोलर का डिस्टल साइड है हमारा। ठीक है, क्लास 2 में space available between the anterior border of the ramus and the distal side of the second molar is less than the mesiodistal width of the crown of the third molar। अगर थर्ड मोलर का क्राउन का विड्थ इतना है ना, तो जो स्पेस अवेलेबल है ना, वो इस जो थर्ड अगर इम्पैक्टेड थर्ड मोलर है उसका मीजियोडिस्टल विड्थ इतना है ना अगर, तो यहाँ पे जो स्पेस अवेलेबल है ना वो उससे कम होगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड मोलर है, यहाँ पे स्पेस जो है वो कम होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लास 2। मीजियोडिस्टल जो विड्थ है थर्ड मोलर का उससे कम स्पेस रहेगा यहाँ पे। क्लास 3 में क्या होगा, थर्ड मोलर इज टोटली एम्बेडेड इन द बोन फ्रॉम द असेंडिंग रेमस बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट लैक ऑफ स्पेस। क्लास 3 में क्या हो रहा है, रेमस है और यहाँ पे टूथ जो है एम्बेडेड है और यहाँ पे सेकेंड मोलर है, बिल्कुल जगह नहीं मिली है दांत को निकलने की, इसलिए वो एम्बेडेड हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पैक्टेड मैक्सिलरी कैनाइन। ठीक है, क्लास 1 में क्या होगा, पैलेटली प्लेस्ड मैक्सिलरी कैनाइन। मैक्सिलरी कैनाइन जो है वो पैलेट में है, आइदर हॉरिजेंटली प्लेस्ड होगा या वर्टिकली प्लेस्ड होगा या सेमी वर्टिकली प्लेस्ड होगा। क्लास 2 कैनाइन में क्या होता है, लेबियली और बकली प्लेस्ड मैक्सिलरी कैनाइन। ठीक है, लेबियल साइड या बकल साइड पे मैक्सिलरी कैनाइन होगा इम्पैक्टेड, इसमें भी सेम। क्लास 3 में क्या होगा, इन्वॉल्विंग बोथ बकल एंड पैलेटल बोन। क्लास 3 में कैनाइन जो इम्पैक्टेड होगा बकल एंड पैलेटल बोन दोनों इन्वॉल्व करेगा। क्लास 4 में इम्पैक्टेड इन द एल्विलर प्रोसेस बिटवीन द इंसाइजर्स एंड फर्स्ट प्रीमोलर। एल्विलर प्रोसेस के अंदर ही इम्पैक्टेड होगा कैनाइन क्लास 4 में। एंड क्लास 5 में इम्पैक्टेड इन ई डेंचुलस मैक्सिला। कैनाइन ई डेंचुलस मैक्सिला में इम्पैक्टेड होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लास 5 इम्पैक्शन ऑफ कैनाइन। अब जो हमने अभी यहाँ पे क्लासिफिकेशन पर पढ़ा था विंटर्स क्लासिफिकेशन मीजियो एंगुलर का, तो मीजियो एंगुलर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मीजियो एंगुलर इम्पैक्शन जो है ना मैंडिबुलर थर्ड मोलर का, इसमें क्राउन ऑफ द टूथ इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सेकंड मोलर मीजियली। हम लोग थर्ड मोलर की बात कर रहे हैं, थर्ड मोलर के इम्पैक्शन की, और ये है हमारा सेकंड मोलर। तो क्राउन ऑफ द टूथ इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सेकंड मोलर मीजियली, ये क्राउन ऐसे टिल्ट रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीजियो एंगुलर इम्पैक्शन। दिस टाइप ऑफ इम्पैक्टेड टूथ इज द लीस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव। कौन सा इम्पैक्टेड टूथ होगा जो लीस्ट डिफिकल्ट होगा रिमूव करने में, मीजियो एंगुलर इम्पैक्टेड टूथ जो होगा वो लीस्ट डिफिकल्ट होगा रिमूव करने में। एंड इट इज द मोस्ट कॉमनली सीन इम्पैक्शन। मोस्ट कॉमनली सीन इम्पैक्शन कौन सा होगा हमारा, मीजियो एंगुलर इम्पैक्शन इज द मोस्ट कॉमनली सीन इम्पैक्शन। तो इसके बारे में 2 पॉइंट हमें याद रखना है। पहला, लीस्ट डिफिकल्ट इम्पैक्टेड मोलर टू रिमूव इज मीजियो एंगुलर इम्पैक्टेड मैंडिबुलर थर्ड मोलर। ठीक है, लीस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव। और मोस्ट कॉमनली सीन इम्पैक्शन इज मीजियो एंगुलरली प्लेस्ड मैंडिबुलर थर्ड मोलर। मैंडिबुलर थर्ड मोलर सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड होता है, उसमें भी अगर ऑप्शन मिले तो मीजियो एंगुलर जो होता है वो मोस्ट कॉमनली सीन इम्पैक्शन होता है। अब डिस्टो एंगुलर के बारे में देखें तो डिस्टो एंगुलर में लॉन्ग एक्सिस ऑफ द इम्पैक्टेड टीथ इज एंगुलेटेड
डिस्टली और पोस्टीरियरली अवे फ्रॉम द सेकेंड मोलर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। सेकेंड मोलर के अपोजिट में रहेगा क्राउन, मैंडिबुलर थर्ड मोलर का, है ना, यहाँ पे सेकेंड मोलर है। तो मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव कंपेयर टू अदर teeth. Which is the impacted teeth that is most difficult to remove? Distoangular impacted mandibular third molar is most difficult to remove. Distoangular impacted जो है वो most difficult to remove है। क्वेश्चन आपका ये बनेगा, most difficult to remove कौन सा होगा? ये होगा। क्यों होगा ऐसा? Since path of withdrawal is into ramus, bone removal or splitting of the tooth may be required। ठीक है, क्योंकि अब इसका पाथ ऑफ रिमूवल रैमस में, तो इधर आप बोन को स्प्लिट करो या टूथ को स्प्लिट करके, जो टूथ है इसको स्प्लिट करके निकालो, या फिर बोन कटिंग करनी पड़ेगी। एक इम्पैक्टेड टूथ होता है रोलिंग टूथ, इनकम्प्लीटली डेवलप्ड रूट्स in which only the crown structure is complete and the root is still to be formed. Tooth tends to keep rolling within the socket and is difficult to remove. Rolling tooth में क्या होगा? ये है अपना occlusal line, बाकी सारे टूथ निकले हुए, ये बस क्राउन ही बना है, थर्ड मोलर का बस क्राउन बना है, रूट बना भी नहीं है, और ये इसमें राउंड राउंड रोल होता रहता है रिमूवल के टाइम। तो ये भी इस इम्पैक्शन को भी रिमूव करना डिफिकल्ट है। और रोलिंग टूथ ये होता है जिसमें क्राउन होता है, इनकम्प्लीटली फॉर्म टूथ होता है। अब व्हाट इज द इंडिकेशंस फॉर रिमूवल ऑफ एन इम्पैक्टेड टूथ? प्रोफाइलैक्टिक रिमूवल ऑफ टीथ दैट इज अनलाइकली टू इरप्ट। ऐसे टूथ जिसको ना, जो हमें देख के समझ आ रहा है रेडियोग्राफ में कि ये इरप्ट होने वाले नहीं है, उसको रिमूव कर दो। क्यों? क्योंकि अर्ली रिमूवल बिफोर द एज ऑफ 20 years व्हेन द रूट फॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट, इट मेक्स द प्रोसेस इज ईजियर। ठीक है, जब देख के लगे टूथ इरप्ट नहीं होगा तो उसको 20 साल से पहले निकाल दो, क्योंकि अर्ली रिमूवल में ना प्रोसेस ईजी रहेगा, रूट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, प्रोसेस ईजी हो जाएगा। अब कुछ लाइन है हमारे पास, व्हाइट लाइन। व्हाइट लाइन क्या करता है? इट इंडिकेट्स द डेप्थ ऑफ इम्पैक्शन, इम्पैक्शन कितना अंदर है वो। अब विंटर्स वर्ड लाइन क्या है? विंटर्स वर्ड लाइन जो है, विंटर्स वर्ड लाइन क्या है? ये इमेजनरी लाइन है ड्रॉन ऑन अ रेडियोग्राफ टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड डेप्थ ऑफ द इम्पैक्टेड टूथ। विंटर्स वर्ड लाइन क्या होता है? ये हम लोग रेडियोग्राफ पे ड्रॉ करते हैं इम्पैक्टेड टीथ के पोजीशन को और उसकी डेप्थ को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, इम्पैक्टेड टीथ की पोजीशन क्या है और ये कितना डीप है बोन के अंदर बरीड, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग विंटर्स वर्ड लाइन रेडियोग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो इसमें पहला क्या है हमारा? व्हाइट लाइन। White line is drawn along a occlusal surface of the erupted molars and extended posteriorly over the third molar region. White line क्या है? लाइन जो है वो occlusal surface of erupted molars से हम लोग ड्रॉ करते हैं और posteriorly third molar region पे जाके ड्रॉ करते हैं हम लोग white line को। Mesioangular impaction में the distal surface will be either touching on the white line or will be close to it. क्या होगा? Mesioangular impaction के टाइम में जो distal surface होगा या तो वो टच करेगा विंटर्स white line को और will be close to it. The depth of the impacted tooth can also be determined by comparing the adjacent completely erupted tooth and the distance between the white line and the impacted tooth. White line आपको समझ आया क्या है? व्हाइट लाइन क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है डेप्थ ऑफ इम्पैक्शन को। व्हाइट लाइन इंडिकेट करता है डेप्थ ऑफ इम्पैक्शन को, और इसको हम लोग कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करते हैं? अलोंग द occlusal surfaces of the erupted molars and extend posteriorly over the third molar region. मोलर्स के occlusal surface से ड्रॉ करता हुआ हम लोग इसको पोस्टीरियर रीजन ऑफ पोस्टीरियरली थर्ड मोलर के रीजन पे ले जाते हैं व्हाइट लाइन को ड्रॉ करके। ठीक है, इट इंडिकेट्स द डेप्थ ऑफ इम्पैक्शन, ये हमें याद रखना है। सेकेंड इज एम्बर लाइन। एम्बर लाइन क्या इंडिकेट्स द बोन कवर टू द थर्ड मोलर। एम्बर लाइन क्या करता है? इंडिकेट करता है बोन कवर टू द थर्ड मोलर। एम्बर लाइन को कहाँ से कहाँ तक हम लोग ड्रॉ करते हैं? एम्बर लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, एम्बर लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं कहाँ से? drawn from the surface of the bone lying distal to the third molar to the crest of the interdental septum between the first and second molar। ठीक है, ये ड्रॉ करने का हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन हो गया। सिग्निफिकेंस क्या है एम्बर लाइन का? टूथ कितना इनक्लोज्ड है एल्विलर बोन से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं एम्बर लाइन से, है ना।
कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा, यू जस्ट होप। एम्बर लाइन इंडिकेट्स द बोन कवर टू द थर्ड मोलर, ये हमारा थर्ड मोलर है, इसके ऊपर कितना बोन कवर है ना, ये हमें एम्बर लाइन से पता चलता है, इसके ऊपर कितना बोन कवर है, ये हमें एम्बर लाइन से पता चलता है। रेड लाइन इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इन एलिवेशन, रेड लाइन से हमें क्या पता चलता है, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इन एलिवेशन, टूथ को एलिवेट करने से के सॉकेट में कितना हमें परेशानी आएगी, इसके लिए हम लोग रेड लाइन ड्रॉ करते हैं। इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इन एलिवेशन। क्या होगा, जितना ज़्यादा लंबा रेड लाइन होगा ना उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी टिथ को रिमूव करने में, जितना ज़्यादा लंबा होगा रेड लाइन हमारा उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी टूथ को रिमूव करने में। और क्या है ना कि इम्पैक्टेड टूथ को रिमूव करने में जो हम लोग ब्लॉक देंगे ना, नर्व ब्लॉक देंगे इम्पैक्टेड टूथ को रिमूव करने में, कौन कौन सा देंगे हम लोग, इंफीरियर एल्वियुलर नर्व ब्लॉक देंगे, लिंगुअल नर्व ब्लॉक देंगे एंड लॉन्ग बकल नर्व ब्लॉक देंगे। इम्पैक्शन के लिए हम लोग कौन कौन सा नर्व ब्लॉक देंगे, इंफीरियर एल्वियुलर, लिंगुअल नर्व ब्लॉक एंड द लॉन्ग बकल नर्व ब्लॉक। ठीक है, इम्पैक्शन के लिए हम लोग इंफीरियर एल्वियुलर, लॉन्ग बकल नर्व ब्लॉक और उसके साथ साथ लिंगुअल नर्व ब्लॉक देंगे। इम्पैक्टेड टूथ के लिए हम लोग फ्लैप हमेशा फुल थिकनेस म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप उठाते हैं, फुल थिकनेस म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप लेते हैं हम लोग हमेशा इम्पैक्टेड टूथ के लिए। Flap must be large enough to provide unobstructed visibility and access to the tooth and encasing bone. Should have a broad base to allow for adequate blood supply. Bone margins उसके साउंड बोन पे होने चाहिए, such that it prevents injury to the adjacent local vital structures. ठीक है, ये सब हुआ इम्पैक्शन के लिए फ्लैप का इंडिकेशन। हमारा फ्लैप कैसा होना चाहिए, बहुत सारे टाइप के फ्लैप हैं जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। Which is the most commonly used flap for third molar surgeries? Envelope flap. Envelope flap is the most commonly used flap for third molar surgeries. ठीक है, थर्ड मोलर की सर्जरीज के लिए इन्वेलप फ्लैप हम लोग देते हैं और ये सबसे कॉमनली यूज्ड फ्लैप है। अब सिंस डिस्टो एंगुलर इम्पैक्शन टफेस्ट इम्पैक्शन है रिमूव करने के लिए, तो उसके बारे में 2 पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। एडिकेट बोन रिमूवल, बकल और डिस्टल एडिकेट बोन रिमूवल के बाद हमें डिस्टो एंगुलरली इम्पैक्टेड थर्ड मोलर को एलिवेट करने की कोशिश करनी है डिस्टल साइड से ही, क्योंकि पाथ ऑफ विड्रॉल जो होगा वो डिस्टल साइड होगा। अगर फिर भी टूथ एलिवेट नहीं हो रहा है ना, तो डिस्टल एस्पेक्ट जो है उस क्राउन का टूथ के, उसको हम लोग पहले सेक्शन करके कट करके निकाल देते हैं। उसके बाद रिमेनिंग रूट और मीजियल एस्पेक्ट क्राउन का एलिवेट करते हैं डिस्टो एंगुलर में। ठीक है, सेक्शन क्राउन में नीड टू बी सेक्शन वंस अगेन इफ द स्पेस फॉर एलिवेशन ऑफ द टूथ इज नॉट एडिकेट, सेक्शन इज प्रीफर्ड फॉर बोन कटिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्टो एंगुलर इम्पैक्शन। सी दिस इज रेड लाइन, जितनी ज़्यादा रेड लाइन लंबी होगी, मतलब टिथ जितना ज़्यादा इनसाइड होगा उतना ज़्यादा डिफिकल्टी होगा एलिवेशन में। दिस इज एम्बर लाइन, एम्बर लाइन से हमें पता चल रहा है ओवरलाइंग टिथ के बोन कितना है, और ये है वाइट लाइन अक्लूजल टेबल से टूथ कितना अंदर है, ये हमें वाइट लाइन से पता चलेगा। एम्बर लाइन से बोन की थिकनेस कितनी है टूथ के ऊपर वो, और रेड लाइन से हमें पता चलेगा जितनी लंबी हमारी रेड लाइन होगी टूथ एलिवेशन उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ इम्पैक्टेड मैक्सिलरी थर्ड मोलर ना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मैंडिबुलर थर्ड मोलर के एक्सट्रैक्शन से, क्योंकि लिमिटेड एक्सेस एंड विजुअलाइजेशन ऊपर के आर्च में है, एक्सेस और विजुअलाइजेशन का में माउथ ओपनिंग कम होती है, ठीक से इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं हो पाएगा। इम्पैक्टेड टूथ इज क्लोजर टू द मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, और इम्पैक्टेड टूथ मैक्सिलरी साइनस के क्लोज होता है, जबकि इरप्टेड मैक्सिलरी थर्ड मोलर इजी होता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वाइल इम्पैक्टेड थर्ड मोलर्स आर डिफिकल्ट। लेकिन इम्पैक्टेड मैक्सिलरी थर्ड मोलर जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है रिमूव करना मैंडिबुलर थर्ड मोलर से। गिवन इज द रीजन। मैक्सिलरी साइनस की अगर सर्जरी, ये इम्पैक्शन का ना इम्पैक्शन का एक कॉम्प्लिकेशन है ओरो एंड्रल कम्युनिकेशन। ठीक है, ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन कब होगा, जब मैक्सिलरी साइनस जो है ना वो ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से नोज और ओरो एंट्रल है ना, एंट्रम में और ओरल कैविटी के बीच ना
एक रूट बन जाएगा, पाथ बन जाएगा। तो जो गेन है ना, एक्सेस जो गेन करेंगे हम लोग मैक्सिलरी साइनस के किसी भी सर्जिकल प्रोसेस के लिए हमेशा कार्डवेल लूप प्रोसीजर के थ्रू हम लोग करते हैं। गेनिंग एक्सेस टू मैक्सिलरी साइनस फॉर व्हाट यूर रीजन इज ऑलवेज थ्रू कार्डवेल लूप अप्रोच। प्रोसीजर क्या है? फ्लैप रिफ्लेक्ट करना है, विंडो ऑफ बोन इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एक्सपोज द साइनस, रिमूव द टूथ, प्लेस द बोन विंडो बैक, प्लेस सुचर द फ्लैप। ठीक है, सुनते हैं ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन को। If oro-antral communication is untreated, left untreated, it will lead to oro-antral fistula. The communication will epithelialize and become chronic. ओरो-एंट्रल फिस्टुला है 15 ईयर्स के एज से पहले कॉमन नहीं है। ठीक है, 15 ईयर्स के एज से पहले बहुत कम चांस है ओरो-एंट्रल फिस्टुला होने की। क्यों? क्योंकि देयर इज एनफ डिस्टेंस बिटवीन द साइनस एंड द टिथ। रिस्क फैक्टर क्या है ओरो-एंट्रल कम्युनिकेशन में? मैक्सिलरी मोलर रूट्स जो मैक्सिलरी साइनस के क्लोज होगा, न्यूमेटाइजेशन ऑफ मैक्सिलरी साइनस, डाइवर्जेंट हाइपरसेमेंटोज्ड रूट्स, रूट डिस्प्लेस्ड इनटू मैक्सिलरी साइनस। काउजेस क्या है ओरो-एंट्रल कम्युनिकेशन के? ये रिस्क फैक्टर है। ये सब जो पहले हमने देखा ये रिस्क फैक्टर थे ये सारे, जिसकी वजह से हो सकता है। लेकिन होने का कारण क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ टूथ या रूट टिप इनटू द साइनस, एल्वियस इज डिब्राइडेड अननेसेसरली, ओवर क्यूरेटाजिंग जिसको बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ पेरी एपिकल लीशन दैट हैज इरोडेड द बोनी वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस फ्लोर, फ्रैक्चर ऑफ द मैक्सिलरी ट्यूब्रोसिटी, पार्ट ऑफ द साइनस गेट्स इंक्लूडेड विद द मैक्सिलरी ट्यूब्रोसिटी, एक्सटेंसिव बोन रिमूवल फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एन अपर पोस्टीरियर इंपैक्टेड टूथ और रूट, इन सबसे ओरो-एंट्रल कम्युनिकेशन ओपन हो जाएगा। व्हाट्स द फर्स्ट थिंग टू चेक आफ्टर फ्रैक्चर ऑफ मैक्सिलरी ट्यूब्रोसिटी? चेक फॉर ओरो-एंट्रल कम्युनिकेशन। ओरो-एंट्रल कम्युनिकेशन कैसे आप कंफर्म करोगे? नोज ब्लोइंग टेस्ट से ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा और मेथड क्या चेक करने का? जब पेशेंट अपना मुंह रिंस करेगा, वाटर सिप्स थ्रू द नोज। जब पेशेंट अपना ओरल कैविटी रिंस करता है ना, तो वाटर सिप्स थ्रू द नोज। चेंज इन स्पीच, tone and resonance after extraction you find a piece of bone attached to the root ends indicate oro-antral communication। extraction के बाद अगर रूट में बोन पीस दिख रहा है तो ओरो-एंट्रल कम्युनिकेशन हो चुका है। ड्यूरिंग डिब्राइडमेंट ऑफ टूथ सॉकेट पेरिअपिकल क्यूरेटाज enters to a great depth into the socket। रेडियोग्राफिकली क्या होगा? डिसकंटिन्यू दिखेगा मैक्सिलरी साइनस के फ्लोर में अगर ओरो-एंट्रल कम्युनिकेशन हो गया है तो। मैनेजमेंट ऑफ ओरो-एंट्रल कम्युनिकेशन इज, अगर स्मॉल ओरो-एंट्रल कम्युनिकेशन है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एक का भी आधा 0.5 सेंटीमीटर का है तो लीव इट, छोड़ दो। इट विल क्लोज बाय ब्लड क्लॉट, ठीक है, वो ब्लड क्लॉट से ठीक हो जाएगा। और पेशेंट को बोलना है कि कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव प्रेशर अभी नहीं देने को, जैसे कि स्ट्रॉ यूज करना, बलून ब्लो करना या फिर माउथ वॉश यूज करना। लार्ज ओरो-एंट्रल कम्युनिकेशन है जो 0.5 सेंटीमीटर से बड़ा है तो हमें बकल एडवांसमेंट फ्लैप या फिर ब्रिज पेडिकल फ्लैप या पैलेटल ट्रांसपोजिशन फ्लैप प्लस सर्जिकल स्प्लिंट यूज करना होगा टू सपोर्ट द फ्लैप। और ओरो-एंट्रल कम्युनिकेशन को ट्रीट क्यों करना है? टू प्रिवेंट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एंटरिंग इनटू द मैक्सिलरी साइनस एंड काउजिंग इन्फेक्शन। Which is the best and the most common flap to close oro-antral communication is buccal advancement flap. Buccal advancement flap is the most commonly used flap to close oro-antral communication। ठीक है, पोस्ट ऑफ लेंगे। क्रोनिक ओरो-एंट्रल फिस्टुला क्या होगा? ये persistent ओरो-एंट्रल कम्युनिकेशन को हम लोग ओरो-एंट्रल फिस्टुला बोलते हैं। अनरिकग्नाइज्ड फिस्टुला और अनट्रीटेड फेलियर ऑफ spontaneous closure of oro-antral, failure of surgically repaired fistulas। ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होगा? क्रोनिक ओरो-एंट्रल फिस्टुला का रिफ्लक्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक, लॉस ऑफ डेंचर स्टेबिलिटी, इंटरमिटेंट पेन, लोकल टेंडरनेस, फाउल टेस्ट डिस्चार्ज एंड क्रोनिक साइनोसाइटिस। ये था हमारा इम्पैक्शन मोलर्स का। अब हम लोग कैनाइन का इम्पैक्शन देखेंगे। नाउ सर्जिकल रिमूवल ऑफ इम्पैक्टेड कैनाइन। थर्ड मोलर्स के बाद कैनाइन जो है वो मोस्ट कॉमनली इम्पैक्टेड टूथ है। एसिम्टोमेटिक रहते हैं, मोस्टली पैलेटली प्लेस्ड होते हैं कैनाइन या फिर बकली प्लेस्ड होते हैं। रेडियोग्राफिकली हमें कैसे पता चलेगा? रेडियोग्राफ के लिए हमें क्लार्क्स ट्यूब शिफ्ट टेक्निक से हमें इम्पैक्टेड कैनाइन का रेडियोग्राफ कैसे लेना है? क्लार्क्स ट्यूब शिफ्ट टेक्निक से टूथ को लोकेट करने के लिए कैनाइन को
If the tooth is present palatally, a complete palatal flap is reflected. Palatal tissue is tough and takes some time. Bone is relieved over the crown part of the, ठीक है. अगर tooth palatally present है तो complete palatal flap लेके हम लोग remove करेंगे crown को, canine को. Impacted canine के removal में complications क्या आएगा? Complications of एडजेसेंट टूथ को इंजरी हो सकती है. एडजेसेंट टूथ गलत यूज़ करने से इंस्ट्रूमेंट के लग्जेट हो जाएगा. जो सराउंडिंग म्यूकोजा है वो इंजर हो सकता है, एट्सेट्रा. ये सब माइनर से कॉम्प्लिकेशन है. और हमारा हो गया इम्पैक्टेड मोलर्स का भी हो गया इम्पैक्शन, हमने देख लिया. कैनाइन का भी देख लिया और ओरोएंट्रल कम्युनिकेशन भी देख लिया. अब छोटा सा बचता है सर्जिकल प्रोसीजर्स, वो देखते हैं हम लोग और ओएस हो जाएगा आपका फिनिश. सर्जिकल एंडोडोंटिक्स. सर्जिकल एंडोडोंटिक्स हम लोग कब करेंगे? प्रोसीजर इज जनरली डन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ आरसीटी. जब आरसीटी फेल हो जाए तो हम लोग सर्जिकल एंडोडोंटिक्स की साइड जाएंगे. क्या होता है? इफ एन इन्फेक्शन डज नॉट सबसाइड इवन आफ्टर आरसीटी हैज बीन डन, इट मे रिक्वायर ए सर्जिकल प्रोसीजर वेयर बाय द एपिकल रीजन ऑफ द रूट इज विजुअलाइज्ड बाय रिफ्लेक्टिंग अ फ्लैप एंड परफॉर्मिंग एन ऑस्टेक्टोमी. Infected tissue attached to the root tip is surgically curated out and the root tip is resected. The root end is then sealed with either amalgam or GIC. ठीक है. Apicectomy literally means the surgical resection of the apex of the root. जब एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट के बाद हील नहीं हो पाता है वुंड तो हम लोग क्या करते हैं? फ्लैप लिफ्ट करते हैं, बोन कट करते हैं, अपाइकल रीजन को विजुअलाइज करते हैं और वहाँ पे जो भी इन्फेक्शन है उसको डीब्राइड करते हैं, रूट को कट करते हैं, एपेक्स ऑफ द रूट को रिसेक्ट करते हैं और फिर रेट्रोग्रेड हम लोग वहाँ पे फिलिंग करते हैं. रूट साइड से क्राउन के साइड फिलिंग करते हैं, सील करते हैं रूट को अमलगम से या GIC से. ठीक है. ये हुआ सर्जिकल एंडोडोंटिक्स. इंडिकेशन क्या होगी एंडोडोंटिक सर्जरी की? एबेरेंट एनाटमी मतलब डाइलैसेरेशंस ऑफ द रूट एपेक्स डू नॉट अलाउ एंडोडोंटिक रेस्टोरेशंस ऑफ द एपेक्स. डाइलैसेरेटेड टूथ में हमने करना है एंडोडोंटिक सर्जरी. ऑब्लिटरेशन ऑफ द एपेक्स बाय सेकेंडरी डेंटिन. Iatrogenic, a broken endophile which can't be retrieved by conventional means is advisable to go for surgery. Persistent lesion in the periapical region even after the root canal has been obturated. Apex perforation या फिर improper apical seal which can't be removed. इन सारे केसेस में एंडो सर्जरी होगा. डाइलैसेरेटेड टूथ के केस में एपेक्स पे सेकेंडरी डेंटिन का फॉर्मेशन हो गया और एपेक्स ऑब्लिटरेट हो गया है तो आइट्रोजेनिक रिपेयर करना हो तो जब फाइल ब्रोक हो गई हो. परसिस्टेंट लीशन हो पेरियापाइकल रीजन में जो कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं हो रहा हो, एपेक्स परफोरेट हो गया हो या फिर अपाइकल सील जो है एपिकल सील विच कांट बी रिमूव्ड इम्प्रॉपर है और वो रिमूव नहीं हो पाएगा. Increased drainage of pus from root canal will not allow adequate apical seal, non-healing periapical granulomas, fracture of the apical root, periapical cyst. ठीक है. कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? सर्जिकल क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सर्जिकल एंडोडोंटिक्स का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? ये सब है कॉन्ट्राइंडिकेशन. पेरोडोंटल स्टेटस अच्छा ना हो, ग्रॉसली डिकेड टूथ, एक्यूट इन्फेक्शन, ट्रॉमेटिक एक्लूजन, ये सब ठीक है, ये जरूरी नहीं है. स्टेप्स ऑफ एंडो सर्जरी. पहले हमने एरिया को क्लीन करना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से LA देना है पेशेंट को. डिजाइन ऑफ फ्लैप हमें कैसा फ्लैप रिफ्लेक्ट करना है. बोन रिमूवल फॉर एक्सेस टू रूट टिप रिजेक्शन, रेट्रो प्रिपरेशन, डिब्राइडमेंट एंड सूचरिंग. LA में since the flap is to be reflected at 1 to 2 teeth beyond the tooth, the LA should also be given not just to the tooth alone but the surrounding tissues. nerve block ही देंगे हम. फ्लैप का हमें पता ही है, फ्लैप कैसा उठाना है हमें. जहाँ पे एस्थेटिक जो है वो प्राइम कंसर्न होता है ना, वहाँ पे हम लोग सब मार्जिनल फ्लैप लेते हैं. उसको हम लोग ल्यूक ओशन बीन इंसिजन भी कहते हैं, सब मार्जिनल फ्लैप भी कहते हैं या ल्यूक ओशन बीन इंसिजन भी कहते हैं. जहाँ पे हमें एस्थेटिक जो है हमारा प्राइम कंसर्न होगा, सच एज इन एंटीरियर मैक्सिला और एंटीरियर मैंडिबल. तो हम लोग कैसा फ्लैप लेंगे? सब मार्जिनल फ्लैप लेंगे जिसे हम लोग ल्यूक ओशन बीन इंसिजन भी कहेंगे. दिस इंसिजन इज प्लेस्ड इन द अटैच जिंजाइवा 4 to 5 mm above the free gingival margin with relieving incisions on both side of the incision. ठीक है. आप ये नाम याद रखना, सब मार्जिनल फ्लैप या ल्यूक क्या है? ओशन बीन इंसिजन. देन ऑस्टियोटोमी.
कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे? रेट्रोग्रेड फिलिंग मटेरियल्स में भी ऑफ डिफरेंट टाइप. अमलगम वाज मोस्ट पॉपुलर बट नाउ व्हेन GIC गोल्ड और जिंक ऑक्साइड इज यूज्ड एज रेट्रोग्रेड फिलिंग मटेरियल. कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाएंगे सर्जिकल एंडोडोंटिक्स में? एक्सेसिव बोन कटिंग कैन कॉज मोबिलिटी ऑफ द टूथ एंड ऑल्सो लॉस ऑफ बोन सपोर्ट टू द एडजेसेंट टूथ. ठीक है. हैमरेज हो सकता है, परफोरेशन इन द नेजल कैविटी और एंट्रल कैविटी. ठीक है. समटाइम्स लीडिंग टू ओरोएंट्रल या नेजल फिस्टुला, डैमेज टू मेंटल नर्व और डैमेज टू, ये सब हो गया आपका सर्जिकल एंडोडोंटिक्स का कॉम्प्लिकेशन. ठीक है. इसके साथ हमारा OS होता है फिनिश. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या. ठीक है. OS करते हैं हम लोग यहीं पे फिनिश. और अब रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन देखेंगे हम लोग. टिल देन स्टडी हार्ड, प्रैक्टिस मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.